फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आज हम लोग लंबाई के मापन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लंबाई के मापन में लंबाई में रेंज क्या होता है? रेंज से तात्पर्य है कि सबसे छोटी लंबाई और सबसे बड़ी लंबाई। तो सबसे छोटी लंबाई अर्थात जिसका आर्डर कोटिमान 10⁻⁻15 मीटर, जो कि प्रोटॉन का आकार या नाभिक का आकार कह सकते हैं, से लेकर 10⁻26 मीटर, जो कि यूनिवर्स का आकार माना जाता है। और इसे सभी मापन को मापने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। अर्थात कुछ तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन कुछ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, बल्कि किसी माध्यम से, कोई फार्मूले से उसको मेजर किया जाता है। जैसे 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की दूरी के लिए मीटर पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसमें मीटर स्केल का हम लोग उपयोग करके कर सकते हैं। 10⁻⁴ मीटर तक की दूरी के लिए बर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम दूरी के लिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके मापा जा सकता है। 10⁻⁵ मीटर तक की दूरी के लिए स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर अर्थात गोलाई मापी का उपयोग करके मापा जाता है। अप्रत्यक्ष विधियां, इस अप्रत्यक्ष विधि में बहुत छोटी दूरी मापने के कई विधियां हैं। तो कुछ बड़ी दूरियां नापने में प्रयुक्त होने वाले मात्रक हैं, जो कि यहाँ पर परिभाषित किए गए हैं, जिनके आंकिक मान भी दिए गए हैं। जैसे खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी तथा सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, जिसे कि आप किलोमीटर में लिख सकते हैं 1.496 × 10⁻8 किलोमीटर। दूसरी इकाई इसकी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष देखने में तो यह लगता है कि समय का मात्रक है, लेकिन यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष में बराबर कितना हो गया? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 365 दिन, 24 घंटे, और घंटे को बदलेंगे मिनट में तो 60 मिनट, और फिर 60 सेकेंड। तो इस तरह से टोटल आ गया 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक यूनिट है पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। एक खगोलीय दूरी का चाप जब किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है तो वह दूरी एक पारसेक कहलाती है। तो एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर, या इसे प्रकाश वर्ष में 3.26 या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 206267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। कुछ अत्यंत छोटी लंबाइयों के मापन हेतु प्रयुक्त मात्रक हैं, जैसे माइक्रोन। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अतः एक माइक्रोन म्यू को आप लिख सकते हैं 1/10 लाख। 10 लाख मतलब कि इसमें शून्यों की संख्या 6 है, तो इस तरह से 10⁻6 हुआ, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6, और 1 म्यू = 10⁻6 मीटर। इसीलिए इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। दूसरा मात्रक है इसका नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर होता है, अर्थात यह माइक्रोन का 1000वां हिस्सा होता है। तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। फर्मी, यह नाभिक का आकार नापने की इकाई है, और यह सबसे छोटी इकाई है, और एक फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। अंगस्ट्रॉम, एक अंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का 10,000वां हिस्सा होता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁴ माइक्रोन, अर्थात 10⁻10 मीटर। दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁴ माइक्रोन, या 10⁻10 मीटर।
लंबाई मापन में जो अति सूक्ष्म मापन है वह मापन कैसे किए जाते हैं, उसमें एक विधि है अवोगाद्रो की परिकल्पना का उपयोग करके परमाणु की त्रिज्या का आकलन करना। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये जानें कि अवोगाद्रो परिकल्पना है क्या। तो अवोगाद्रो परिकल्पना यह है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, यह आपने पढ़ा हुआ है। अब इस परिकल्पना के अनुसार जो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं, अर्थात उसका जो आयतन होता है वह पूरे आयतन में न होते हुए उनका एक्चुअल जो आयतन होता है वह 2/3 होता है, अर्थात 1/3 उसका खाली होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन किया गया है। तो इसे सपोज किया गया कि कोई पदार्थ लिया जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M, घेरा गया आयतन V है, परमाणु की त्रिज्या R और अवोगाद्रो संख्या N है। तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? कैपिटल N/m। तो m ग्राम में m से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, उसका आकार कैसा होता है? गोले के आकार का होता है, और गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 πr³। अतः m ग्राम पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो जितने परमाणु आए उसमें से एक परमाणु द्वारा जो घेरा गया आयतन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m × n/m × 4/3 πr³। लेकिन अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार क्या है कि जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है वह पूरे आयतन का 2/3 होता है। तो जो ऊपर आपको आयतन मिला, कितना मिला? परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है, तो उसको हम इक्वेट करेंगे 2/3 v के, अर्थात 2/3 v बराबर वैल्यू पुट किए m n/m 4/3 πr³। तो इस तरह से r³ की वैल्यू मिली mv/2 πnm, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू हो गई mv/2 πnm होल टू द पावर 1/3। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि mv πnm सभी दिए गए हैं, अर्थात इसकी वैल्यू पुट करके आप r की गणना को कर सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या का मान लगभग 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है, जो इससे ज्ञात किया गया है। दूसरा इसका है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, अर्थात आणविक व्यास का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसे निकालने के लिए ओलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ओलिक एसिड के अणुओं का व्यास नापने के लिए यह एक प्रायोगिक विधि है। ओलिक अम्ल एक द्रव है जिसके अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है और यह लगभग 10⁻9 मीटर की कोटि का होता है। अब होता क्या है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये देखें। तो सबसे पहले हम देखिए, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि 1 घन सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया गया है और उसे 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में मिलाया गया। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन से 1 घन सेंटीमीटर घोल ले लेंगे और फिर 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल मिलाएंगे। तो इस तरह से 1/400 घन सेंटीमीटर ये इस सांद्रता का सॉल्यूशन हमें मिला। अब क्या करते हैं कि इसमें से जो 1/400 सांद्रता का जो सॉल्यूशन बना उसमें से हम कुछ विलयन लेते हैं और इसे कहाँ डालना है, ये देखिए। एक कंटेनर लिया, ये देख रहे होंगे एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद इसके ऊपर जो है लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क करके एक पतली लेयर बना ली जाती है। इस पतली लेयर के ऊपर इस विलयन की, जो ऊपर सॉल्यूशन बनाया गया था, उस विलयन की बूंदों को इसकी सतह पर, इस सतह पर इस तरह से डाल देते हैं। जब इन सतहों पर डाल देते हैं तो वह पूरा फैल जाता है। तो कितना फैलेगा? लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर जो है वह एक अणु जितना उसका डायमीटर है उतनी मोटाई उसकी होगी। तो अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि n बूंदे 1/400 प्रति घन सेंटीमीटर सतह पर डाल दिया। एक बूंद का आयतन अगर v है तो n बूंदों का आयतन कितना हुआ? n × v होगा। तो ओलिक अम्ल की मात्रा टोटल अब कितनी हो गई?
NV गुणे 1/400। तो इस तरह से NV/400 घन सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू मिली। अब जो है, जो पतली फिल्म बनी है, उसकी झिल्ली बनी है, लेयर बना है, इस फिल्म का क्षेत्रफल सपोज कर लिया कि A है, तो फिल्म की मोटाई T कितनी हो गई? अगर उस फिल्म के आयतन को फिल्म के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो फिल्म का आयतन आया NV/400 घन सेंटीमीटर, और इसकी एरिया है A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको आप जो है डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए मिला T = NV/400A सेंटीमीटर, अर्थात एक अणु की जो थिकनेस है, मोटाई है, वह निकल गया। तो अर्थात जो मोटाई उसकी निकलेगी वह क्या होगा? उस पदार्थ के एक अणु का व्यास होगा। तो इस तरह से आणविक व्यास का निर्धारण हो जाता है। अब जो है, ये तो छोटी इकाई का हो गया। अब जो है, आप आकाशीय पिंडों के आकार की माप करना है, तो क्या इसे जाकर के आप मापते हैं? नहीं, यह इनडायरेक्ट मेथड में आता है, अप्रत्यक्ष विधि में। जैसे चंद्रमा का व्यास निकालना है, तो चंद्रमा का व्यास निकालना है तो खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से इसको हम निकालेंगे। तो अब सपोज कर लीजिए कि पृथ्वी पर कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से हम खगोलीय दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा को देख रहे हैं, तो उसका आकार कैसा दिखाई देगा? लगभग वृत्ताकार दिखाई देगा। तो जब वृत्ताकार दिखाई देगा तो उसके दो किनारे हो गए। उन किनारों में हमने सपोज कर लिया कि एक किनारा जो है A है और दूसरा किनारा B है। तो AB यह इस बिंदु P पर जहां पे ऑब्जर्वर है, यहां पर कुछ कोण अंतरित करेगा। यह कोण जो है ये थीटा बनेगा। अब ये कोण बहुत छोटा होगा क्योंकि दूरी बहुत अधिक है, इसलिए चंद्रमा के व्यास जो कि D है उसको हम उसका चाप मान सकते हैं। और जब चाप मान सकते हैं तो थीटा रेडियन इक्वल्स टू होता है आर्क अपान रेडियस, और इस फार्मूले से आर्क हो गया इसका D और ये डिस्टेंस हो गई S। तो इस तरह से S = D/थीटा या D = S × थीटा, अर्थात चंद्रमा का व्यास निकालना तो D = S × थीटा से हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। लंबन एक पैरालैक्स विधि से आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि लंबन या पैरालैक्स होता क्या है। अब आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने आप खुद करिए। किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप जो है अपनी एक आंख, बाईं आंख बंद करिए और दाहिने से देखिए, फिर इसके बाद दाहिनी आंख बंद करिए और फिर बाएं से देखिए। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो जिस बिंदु को देखते हैं वह बिंदु ऐसा लगता है कि लेफ्ट और राइट दो तरफ शिफ्ट होता है, मतलब उसकी पोजीशन दो जगह दिखाई देती है, जिसे कि हम पृष्ठ के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति में आभासी विस्थापन दिखाई देता है, और इसी आभासी विस्थापन को लंबन कहते हैं। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि हम O से देख रहे थे, O से देख रहे थे, तो एक बार आंख बंद किए, एक आंख तो A पर दिखाई दिया, फिर दूसरी को बंद किया तो B पर दिखाई दिया, अर्थात दोनों के बीच में कुछ कोण बनेगा। यह जो कोण बनेगा, इस कोण को लंबन कोण कहते हैं, और दोनों प्रक्षेप बिंदुओं के बीच की जो दूरी बनी उसको आधार दूरी AB कहते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापना कैसे नापते हैं? लंबन विधि का प्रयोग करके जो है बहुत दूर स्थित आकाश में किसी पिंड को कैसे मापेंगे आप? तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि आप जो कोई पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह है और उस ग्रह की दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि दो प्रक्षेप बिंदु A और B, A और B, ये देख रहे होंगे कि A और ये B दो बिंदु हैं। अब O पर एक ग्रह है, ये देखिए O पर वह ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है। अच्छा, आकाश में बहुत से तारे भी हैं, ठीक। अब इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि
ग्रह की पृथ्वी से जो दूरी ज्ञात करनी है, तो सपोज कर लेते हैं कि उसके बगल में एक तारा आर है जो कि स्थिर है, जो पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इस दिशा में पृथ्वी तल के बिंदुओं से ए व बी से समांतर मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर ये आपका है, तो ये जो लाइन है ये इसके समानांतर होगी। अब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा पृथ्वी पर जो स्थित बिंदु से ज्ञात किए गए कोण हैं, वह कोण कितने होंगे? आर ए ओ होगा और आर बी ओ होगा। अब आर ए ओ ये देख रहे होंगे कि θ1 है। इसी तरह से ये बगल वाला कोण भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से θ1 हो जाएगा, और ये θ2 है तो इधर वाला ये कोण जो है θ2 हो जाएगा। अब ये दोनों तो कोण आपने ज्ञात कर लिया। इस कोण को जब आपने ज्ञात कर लिया, तो चूंकि ग्रह ओ के सापेक्ष आधार की दूरी ए बी, जिसको कि आपने बी माना है, जो कि डायमीटर है और यहाँ से ज़्यादा दूरी है, इसलिए हमने उसको क्या एक चाप सपोज कर लिया। तो थीटा रेडियन यानी कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण थीटा इक्वल टू चाप की जगह ए बी और त्रिज्या ए ओ। टोटल एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2 है। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू बी बाई एस। आपको ज्ञात क्या करना है? एस, दूरी। तो एस इक्वल टू हो गया बी अपान θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से पृथ्वी के निकट स्थित किसी ग्रह की दूरी को आप इसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस विधि को बहुत दूर के तारों, जैसे जो 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर पर हैं, उनके लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? थीटा की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है, और जब 0 हो जाएगी तो आप उसको यथार्थतापूर्वक नहीं नाप सकते। ऐसे तारों की दूरियों को स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। कुछ त्रिकोणमिति विधि है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक मीनार है और इस मीनार की हाइट को ज्ञात करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चढ़ करके जाएगा और नाप करके आएगा। तो क्या करते हैं कि ये हमने मान लिया कि ए बी जो है, ये बी सी जो है, ये एक मीनार है। इसके आधार से x दूरी पर एक बिंदु है ए। अब ए से हम उसकी ऊंचाई, जो ऊंची वाली चोटी है, उसको देखते हैं, तो ये कोण बनाता है थीटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसमें लंब क्या हो गया? हाइट हो गई इसकी, और आधार हो गया x। तो tan थीटा इक्वल टू h बाई एक्स। तो मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू x tan थीटा, और इसकी सहायता से आप इसको जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगम्य वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना। अगम्य वस्तु का मतलब हो गया कि हम जिसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे नदी के किनारे एक पहाड़ी है, नदी के किनारे एक पहाड़ी है और पहाड़ी की ऊंचाई ए बी है। इसकी ऊंचाई जो ए बी है, ये ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि धरातल पर सी और डी दो बिंदु हैं, जहां से कि हम उसके उन्नयन कोण को नाप लेते हैं। तो डी से देखा तो अल्फा बना और सी से देखा तो बीटा बना। अब इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी दो त्रिभुज बनेंगे। तो ए बी सी में काट बीटा इक्वल्स टू बी सी अपान ए बी। तो ये हो गया एक्स प्लस डी बाई एच। इसी तरह से काट अल्फा ए डी अपान ए बी एक्स बाई एच। अब आपको यहाँ से क्या इग्नोर करना है? एच की वैल्यू तो ज्ञात करना है, और एक्स जो है नोन नहीं है, तो एक्स की वैल्यू को आपको इग्नोर करना है, मतलब इसमें से इलिमिनेट करना है। तो हम अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से काट बीटा माइनस काट अल्फा कर दें, तो ये देखिए सॉल्व कर देंगे इसको, तो पहाड़ी की ऊंचाई मिल जाएगी एच इक्वल टू डी अपान काट बीटा माइनस काट अल्फा। एक और विधि है प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। इको होता क्या है? आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऊंचे बिल्डिंग के पास या हाल में, बड़े से हाल में, या किसी पहाड़ी के पास अगर चिल्लाते हैं तेजी से, तो वह ध्वनि परावर्तित होकर के फिर आपको सुनाई देती है। उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे किसी पहाड़ी से टकराकर ध्वनि जो सुनाई देगी,
तो प्रतिध्वनि के प्रत्यक्षीकरण के लिए परावर्तक तल के स्रोत से न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। अब ज्ञात करना है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ से S दूरी पर एक पहाड़ी है और आपने किसी का नाम लेकर के यहाँ से चिल्लाया, तो जब आपके मुख से ध्वनि निकली तो वह ध्वनि भी वेग से पहाड़ी की तरफ गई, फिर उस पहाड़ी से टकराई, पहाड़ी से टकराने के बाद फिर आपके कान पर पहुंची, तब आपने सुना। अब सपोज कर लीजिए कि इस दौरान जो समय लगा वह t लगा, तो अगर ध्वनि s दूरी गई तो s दूरी आई, तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई? 2s हो गई। तो चली गई दूरी बराबर वेग या चाल गुणे समय। तो इस तरह से 2s इक्वल टू vt या s इक्वल टू vt बाई 2, इसकी सहायता से यानी प्रतिध्वनि विधि से भी हम ये दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये 4 देखें आप, जिसमें इनका फुल फॉर्म और संक्षेप में आपको बता देता हूं। लेजर, फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेजर, MASER, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। लेजर का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेजर का प्रयोग सपोज कर लीजिए कि कोई सॉलिड बॉडी है और बीच में कहीं कोई क्रैक है, उस क्रैक का अगर पता लगाना हो, या उसमें सपोज कर लीजिए कि कोई हॉलो स्पेस हो गया, उसे पता करना है, तो लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ये माइक्रोवेव मेजर का भी प्रयोग करते हैं। सोनार, पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है या फिर कोई बड़ी सी चट्टान है, तो उसे देखने के लिए जो पानी की जहाज या समुद्र में जो भी नाव स्टीमर चल रहे होते हैं, तो ये सोनार का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये साउंड को, जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, उस साउंड को भेजते हैं और फिर रिसीव करते हैं। अब इसमें जो है, जो समय लगता है, उस समय से यह कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि वह ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में कितनी दूरी पर है। या सपोज कर लीजिए समुद्र की गहराई निकालना है, तो उसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। रडार, रडार का प्रयोग रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसमें रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, रेडियो तरंगें इसमें भेजी जाती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई हेलीकॉप्टर है, कोई जहाज, एरोप्लेन, तो ये जो स्टेशन होते हैं वहाँ से रडार के थ्रू ही वह, जैसे कहा जाता है ना कि कभी कोई क्रैश हुआ या कोई जो है लापता हो गया, तो कहते हैं कि रडार पर नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका संपर्क उससे टूट गया। तो यह भेजते हैं सिग्नल, रेडियो वेव्स, अब वहाँ से टकरा करके और फिर जो है वो वापस आती हैं। फिर इसमें एक पल्स बनती है, इम्पल्स। उस पल्स से पता लगा लिया जाता है कि दोनों के बीच में समय क्या लगा, कितनी वेग से गई है, तो कितनी दूरी पर है। ये पता लगाने का काम रडार से किया जाता है।